ज़रूरा स्टॉक मार्केट में एक ऐसा नाम जो अपनी एक पहचान, अपनी एक जगह बना चुका है पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन हर ब्रोकर की, हर कंपनी की, किसी भी इंडस्ट्री में बात करें तो कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, किसी ब्रोकर की मदद चाहते हैं उसके लिए ऑब्वियसली, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रोकर आपके लिए सही है या नहीं। इस वीडियो सीरीज में हम पहले भी कुछ वीडियोस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ज़रूरा एक अच्छा ब्रोकर है, और अगर है तो किस तरह के एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए सही रहेगा, क्या नंबर्स हैं उसके अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जिसके बेस पे आप डिसीजन ले पाएं, ये सब कुछ बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंद्रह अगस्त 2010 इस तारीख को स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने अपना जन्म लिया था। दो भाइयों की ये कंपनी है, नितिन कामत और निखिल कामत। इन दोनों भाइयों का अच्छा खासा बैकग्राउंड था ट्रेडिंग में। नितिन कामत एक ट्रेडर रहे थे पिछले कुछ साल से, एक सब ब्रोकर भी रहे थे। रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ काम किया था 2-3 साल, एक सब ब्रोकर, एक एपी की तरह। तब एपी नहीं हुआ करते थे, तब सब ब्रोकर हुआ करते थे। और निखिल कामत इनके भाई एक सीए मतलब एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे। वो आज की तारीख में सीएफओ हैं कंपनी के, सीईओ नितिन कामत खुद हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं। यंगस्टर लेवल की टीम है, मतलब कोई पुराने किसी और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काफ़ी देर से इंडस्ट्री में हैं, वैसा कुछ शायद इस मैनेजमेंट में नहीं है। इट्स अ वेरी यंग सॉर्ट ऑफ अ टीम। जहाँ तक इनके बैकग्राउंड की बात है, पहले डिस्काउंट ब्रोकर थे ये भारत में, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ज़्यादातर ये यूएस मार्केट में ऑलरेडी चल रहा था, और दिस वाज अ मार्केट गैप जहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर, जिसमें आईसीआईसी सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, ज़्यादातर बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर भी मार्केट में एक तरीके से काफ़ी समय से बैठे थे और अच्छी खासी ब्रोकरेज चार्ज करते थे। जो नए ट्रेडर थे, जिनके पास निवेश करने के पहले पैसा कम था, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम थी, क्योंकि अगर वो ब्रोकरेज में ही अच्छा खासा पैसा देते थे, उतना तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते। तो इसलिए इस पर्टिकुलर गैप को फुलफिल करने के लिए ज़रूरा जैसी कंपनी ने एक तरह से मार्केट में अपना कदम रखा, और आज रेस्ट इज हिस्ट्री। आज भारत के नंबर 1 ब्रोकर है। लेकिन नंबर 1 होना और नंबर 1 को बनाए रखना अलग बातें हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, वो एक एक चल के बात करते हैं। शुरुआत ऑब्वियसली इनके नंबर्स के साथ करेंगे, क्लाइंट बेस के साथ। ये भी देखेंगे मार्केट शेयर किस तरह से इन्होंने धीरे धीरे बनाया है, और किसी ने, किसी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने शायद अनुमान नहीं लगाया होगा 2010, 12, 13, 15 तक शायद, कि ये कंपनी मार्केट में एक तरह से राज करेगी जो आज की तारीख में कर रही है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स। अब अच्छी है बुरी है ये अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। 2016-17 की अगर बात करें, क्लाइंट बेस इनका था करीब 1,65,000। तो ठीक है, 1.5 लाख क्लाइंट बेस है। उस टाइम पे कुछ खास नहीं हुआ करता था, मतलब मोर और लेस इंडस्ट्री के लेवल पे कुछ खास इनका मार्केट शेयर भी नहीं था। 2.78%, मतलब 100 में से 2.78% लोग इनके क्लाइंट थे। ये कुछ खास बड़ा नंबर नहीं है। इंडस्ट्री वैसे भी तब टूटी हुई थी, काफ़ी सैचुरेटेड, काफ़ी रादर इन ए सेंस फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री थी, जिसमें कि कोई भी बड़ा मार्केट लीडर नहीं था बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर को छोड़ के। 2017-18 में ये क्लाइंट बेस 1,65,000 से बढ़ के हो गया 5,40,000। अब भी इनका मार्केट शेयर हो गया 6.52, 6.5% मार्केट शेयर इनका 2017-18 में हो गया। इनकी कंप्लेंट परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए। शिकायतों का जो प्रतिशत था 2016-17 और 17-18 में 0.05 था, तो उस समय की मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था। 18-19 में ये क्लाइंट बेस 9,09,000 हो गया, और 10.35 मतलब 10 में से एक कस्टमर ज़रूरा का हो गया। तो 10% मार्केट शेयर इन्होंने 2018-19 में निकाल लिया। 19-20 की अगर बात करें तो 14 लाख क्लाइंट और 13% मार्केट शेयर। 20-21 में 36 लाख क्लाइंट हो गया इनका, और मार्केट शेयर हो गया 19%। और अभी जो कुछ महीनों में, मतलब 2021-22 का चल रहा है, अभी शुरू हुआ है, 43 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास, और 19.2% मार्केट शेयर, मतलब 10 में से 2 लोग ज़रूरा के कस्टमर है, मतलब 5 में से 1 ज़रूरा का क्लाइंट आज की तारीख में पूरी इंडस्ट्री में एटलीस्ट एक्टिव लेवल पे बन चुका है। तो एक तरीके से अब फ्रेगमेंटेड मार्केट नहीं रहा है। एक तरह से डिस्काउंट ब्रोकर्स जो टॉप के 10 ब्रोकर्स में लाएंगे अगर, तो मेजर जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनके पास मेजर चंक है 20%, तो उसमें से ज़रूरा ऑलरेडी ले चुका है। कंप्लेंट परसेंटेज भी इनका कम आया था, 0.05 की जगह 0.01% हो चुका है। तो शिकायतों के लेवल पे भी ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्लाइंट बेस बेटर हो रहा है। अब देखिए, एक तो है क्लाइंट बनाना।
आपको मार्केट में इतने ब्रोकर मिल जाएंगे जिनकी फंडिंग है अच्छी खासी। ये बूटस्ट्रैप कंपनी है, मतलब इन्होंने कभी भी पैसा नहीं उठाया है, इनका खुद का ही पैसा है, अपने ही पैसे को री इन्वेस्ट किया। एक अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत बढ़िया केस स्टडी भी है ये, कि अगर आपको एक बिजनेस करना है, अगर आपको पता है उस डोमेन का, धीरे धीरे कुछ लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपको कहीं से स्टार्टअप के नाम पे फंडिंग उठाने की जरूरत नहीं है। फंडिंग की बात कर रहे हैं तो पैसे की बात करते हैं। देखते हैं कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट एक्वायर कर लिए और खर्चा करके और कुछ पैसा खुद नहीं कमा रहे हैं। अब देखते हैं इनके पैसे क्या है। 2018 में इनका रेवेन्यू था 450 करोड़, उसमें से इन्होंने प्रॉफिट बनाया 250 करोड़ रुपए। 2019 में 850 करोड़ का रेवेन्यू, 350 प्रॉफिट। 2020 में 1093 करोड़ का रेवेन्यू और 440 करोड़ का प्रॉफिट, और 2021 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है ये कंपनी। ये सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मतलब सब खर्चे निकालने के बाद, टैक्सेस देने के बाद ये कंपनी 1000 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख रही है। ये 1000 करोड़ रुपया ये वापस री इन्वेस्ट जब करेगी तो आप खुद समझ लीजिए कि कहाँ पे इनको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और कहाँ पे इनको कोई गैप्स होंगे तो उनको भी फुलफिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया फाइनेंस लेवल पे बात, मतलब क्लाइंट भी है, पैसा भी है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए बातें अलग हैं, नंबर्स भी अलग हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट बन जाते हैं और इनकी ट्रेडिंग ऐप नहीं चलती तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी के लेवल पे इनके पास ज़रूरत काइट है, काइट वेब है, काइट मोबाइल एप्लीकेशन है इनका। देन यू हैव ज़रूरत पाई जो कि इनका टर्मिनल एप्लीकेशन है। ज़रूरत कंसोल इनका बैकएंड प्लेटफॉर्म है। ज़रूरत कॉइन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। काइट कनेक्ट एपीआई के थ्रू आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस करके अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है, एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडवांस फॉर्मेट का ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना है वो आप कर पाएंगे। सेंटिनल है सिग्नल जनरेट करने के लिए। देन यू हैव अदर फीचर्स लाइक इनके कोलैबोरेशंस भी हैं, इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन अलग अलग कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे स्मॉल केस के साथ जुड़े हैं, ये स्ट्रीक के साथ जो कि एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ जुड़े हुए हैं, गोल्डन पाई के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशंस को आप अपने ज़रूरत पाई या काइट के साथ जोड़ के ट्रेडिंग कैरी आउट कर सकते हैं। वहीं पे रेटिंग की अगर देखें तो इनका गूगल प्ले पे 4.2 रेटिंग है। हालांकि रेटिंग को बाय आउट भी किया जा सकता है, आप खरीद सकते हैं, आप लोगों को पैसे दे सकते हैं अच्छी रेटिंग देने के लिए। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं ऐप में, यूआई बड़ा इंट्यूटिव है, आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन खामियां भी हैं। खामियां क्या हैं? कई बार ओटीपी इश्यूज देखे गए हैं, स्पेशली ये देखा गया है महाराष्ट्र, गुजरात या इनफैक्ट कई बार कुछ कनेक्शंस में जो कि जियो के हो सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी यूजर्स से हमने बात की जिससे पता लगा है कि ओटीपी इश्यूज कई बार आते हैं। कई बार वो ओटीपी लॉगिन का होता है, कई बार ओटीपी वेरिफिकेशन का होता है, कई बार ये ओटीपी होता है जिसमें आपको सेल आउट करना होता है। हालांकि वो ओटीपी ज़रूरत की तरफ से नहीं जनरेट होता, वो सिस्टम्स दूसरे होते हैं। देन मार्केट खुलते ही 9:16 से लेके 9:19 तक ये कम से कम 150 लोगों ने बोला है कि इतने ये मार्केट के पहले 4-5 मिनट में कई बार ग्लिचेस देखे गए हैं जहाँ पे ऐप ओपन होने में कई बार समय लगाती है, स्पेशली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिनों में ये कई बार देखा गया है। लेकिन ज़रूर को यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए जो एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी ऐसे कोई ग्लिच होते हैं, चाहे वो थॉमसन रॉयटर्स के कारण हो या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, तो उस केस में ये बोल देते हैं कि उनका एप्लीकेशन चल रहा था लेकिन उस फलां सर्वर के कारण, उस फलां सिस्टम के कारण हमारा एप्लीकेशन नहीं चला। जब क्लाइंट आपको पैसे देके आपके थ्रू ट्रेडिंग करता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि वो थर्ड पार्टी। उसको नहीं पता कि वो थर्ड पार्टी बैकएंड पे क्या काम कर रही है। तो ज़रूर डेफिनेटली यहाँ से कुछ एक लर्निंग ले सकता है। एक तरह से अभी ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एक्सेप्टेंस वाला चीज़ नहीं देखा गया। खैर, खर्चों की बात भी करनी चाहिए। अगर आप इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे आपको अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। अकाउंट ओपनिंग के ये पैसे लेते हैं, 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग का लेंगे। अगर आप ऑनलाइन खोलेंगे, ऑफलाइन खोलेंगे तो 300, कमोडिटी अकाउंट खोलते हैं तो 100 रुपये अलग से लेंगे। अकाउंट मेंटेनेंस के 300 रुपये हर ईयर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इनके केस में कि फ्री मिलेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और एनआरआई अगर आप क्लाइंट हैं तो 500 रुपये अकाउंट ओपनिंग का देना पड़ेगा। फिर कुछ और खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं बताए जाते, आपको पता होना चाहिए और यही हमारा काम है आपको बताना। डीपी चार्जेस आपको पर स्क्रिप्ट 13.5 रुपये देने पड़ेंगे डिलीवरी में। जब आप शेयर को सेल आउट करते हैं तो उस केस में ये स्क्रिप्ट लेवल पे होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने मर्जी शेयर खरीदें आप, लेकिन एक स्क्रिप्ट का एक ही बार पैसे देना है। मतलब अगर 1000 शेयर अगर आपने खरीदे एक कंपनी के एक ही स्टॉक के और एक ही बार बेच रहे हैं तो एक ही बार मतलब 13.5 रुपये प्लस जीएसटी ही आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा प्लेजिंग चार्जेस होते हैं 30 रुपये प्लस जीएसटी। मार्जिन इंटरेस्ट होता है 18% जो कि आपको पर ईयर देना पड़ता है। ये एक तरह से अगर आप मार्जिन उठाते हैं
तो उस केस में आपको पर ईयर कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। फिर अगर आप इनके थ्रू रिसर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टॉक रिपोर्ट्स प्लस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग प्लान्स होते हैं, दैट इज़ अप टू यू, बट ऑनेस्टली रिसर्च करने के लिए आपको खुद पढ़ना भी चाहिए, हमारा आपको रिकमेंडेशन रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ एस्पेक्ट्स जो कि एक ब्रोकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोशिश की है कि जितने नंबर्स आपको लेके आ पाएँ, एक सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं देना चाहते, जितने नंबर्स आपके सामने प्रेजेंट करें उतना बढ़िया। रिसर्च करने में समय लगता है, रिसर्च करने में, क्योंकि डेटा सही होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसके बेस पे डिसीजन लेना है, इसलिए उसमें थोड़ा समय जाता है। लेकिन सर्टेन लेवल पे जो डिसीजन आप नंबर लेवल पे लेंगे वो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिविटी तरीके से लिया जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उन्होंने कहा था या उन्होंने कहा था, नंबर्स बोल रहे हैं। बाकी आपको खामियां भी पता होना चाहिए, कस्टमर केयर में कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर आते हैं। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपका फ़ोन ना उठाया जाए, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपका कोई इशू अर्जेंट नहीं है तो आप इनके सिस्टम पे जाके एक टिकट रेज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉलिंग की बात आती है वहाँ पे ग्लिचेस देखे गए हैं, ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स में यही होता है, और ज़रूरत के केस में भी कस्टमर केयर की जब बहुत ज़रूरत होती है तब काम नहीं आते। बाकी काफ़ी लोगों के पास ज़रूरत के अकाउंट होंगे ही जो वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है या कुछ अच्छा फेस भी किया है आपने, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को जब ये वीडियो आगे जाके देखने को मिलेगी, उन्हें कोई डिसीजन लेना होगा, सिर्फ इन नंबर्स के बेस पे ना लें। जो कमेंट्स में लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं उससे भी मदद हो सकती है। हम कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी मदद कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू जो कि हम फ्रॉम ऑल द एंगल्स देना चाहते थे। अगर आपको खोलना है अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन रेफरल लिंक जरूर है हमारे पास, वो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। अदरवाइज आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली अकाउंट खोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। अपना फीडबैक जरूर बताइए, अच्छा बुरा डेफिनेटली बोथ आर वेलकम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, बाय।